24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है ये सब जानती है। गुजरात के सियासी दंगल में रावण पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पहले बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया और अब प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के रण में मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले कटाक्ष पर सीधा हमला बोल दिया। वहीं खुद पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में होड़ लगी है, कौन नेता उन्हें ज्यादा गाली दे सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कोई रावण तो कोई हिटलर बोलता है। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी का अपमान आपका अपमान नहीं है। वैसे जब जब ऐसी बयानबाजी हुई है तब तब बीजेपी ने सियासी बढ़त बनाई है। तो सवाल है कि जब जब मोदी को गाली तब तब चुनाव में बीजेपी की दिवाली। आज इसी सवाल पर करेंगे बड़ी बहस। और गुजरात चुनाव में क्या क्या हो रहा है ये तो मैं आपको डिटेल में बता रही हूं। बहस की शुरुआत करूंगी लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपके सामने रख दूंगी। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? आप कोशिश करिए, ट्राई करिए। आप यहाँ से जाएंगे किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार कह रहे हो। आप बेरोजगारी युवा के पास जाइए, कहिए चौकीदार चोर। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं। और एक नहीं बहुत सारे सवाल अभी इस समय इस मुद्दे को लेकर के खड़े हो रहे हैं। बयानबाजी के बीच भारत 24 पूछ रहा है कि हर गाली का हिसाब क्या जनता देगी जवाब? जात औकात से विपक्ष की बनेगी बात? यह भी सवाल भारत 24 पूछ रहा है। जो जनता से हारे क्या वो गाली के सहारे हो चुके हैं? वो जितनी गाली देंगे मोदी को क्या उतने ही वोट पड़ेंगे? और आखिरी सवाल है कि मोदी का अपमान कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? सारे सवाल इसलिए क्योंकि सियासी इतिहास तो यही दिखाता है कि जब भी पीएम मोदी को गाली मिली है तब तब बीजेपी को इसका फायदा हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिर भविष्य में क्या होता है। इन सवालों पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले मोदी को गाली देने पर बीजेपी ने कैसे कैसे उसे सियासी मुद्दा बनाकर जनता के बीच भुनाने की कोशिश हर बार की है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। क्योंकि सियासी इतिहास तो यही बताता है कि मोदी पर जब जब निजी हमले हुए हैं उसका फायदा बीजेपी को हुआ ही है। 2007 याद कीजिए, सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा जिसको मोदी ने सियासी मुद्दा बनाकर भुनाया। गुजरात की विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से बीजेपी को 117 सीटें मिली। बढ़ते हैं आगे, 2014 याद होगा जब लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चढ़े थे तब मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा जिसको मोदी ने मुद्दा बनाया और उसका फायदा यह हुआ कि बीजेपी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई। इसी तरीके से 2017 में गुजरात विधानसभा के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कहा जिसका नतीजा यह निकला कि कांग्रेस एक बार फिर से हार गई और गुजरात में बीजेपी ने 182 सीटों में से 99 सीटें जीती। फिर क्या होता है? 2019 आता है। 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में मोदी को चौकीदार चोर कहा जिसको बीजेपी ने सियासी तौर पर भुनाया और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने में मदद मिली। और अब गुजरात विधानसभा चुनाव में सियासी दंगल जारी है। इस बीच मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मोदी को औकात बता देंगे। वहीं गुजरात के सूरत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी जिसका नुकसान क्या एक बार फिर से कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है अभी इस समय। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जफर सरेशवाला, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से रहेंगे। साथ ही साथ सैयद जवाद रहेंगे, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। मनोज मिश्रा मेरे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ
जुड़े रहेंगे। सर्वेश पाठक भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी सर्वेश पाठक के पास। सर्वेश जी, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 50 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू होने जा रहा है। आप इसे किस तरह की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं? पहला सवाल। देखिए, गुजरात जो है बीजेपी का वो अवैध दुर्ग है जिसको 27 सालों से कांग्रेस भेद नहीं पाया है। और अगर कहे तो गुजरात में मोदी जैसे हर घर मोदी है, उसी तरह गुजरात के हर जनता में मोदी जो है समा गए हैं। गुजरात की जनता ये नहीं कहती है अगर चुनाव हो रहा है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एमसीडी का चुनाव हो या फिर एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, तो मोदी ही दिखते हैं। अरे मोदी हैं, उनके पास तो दिखते हैं। कांग्रेस के पास अगर ऐसे कोई नेता हो, अब देखिए कांग्रेस के नेता एक युवा लोगों को लुभाने वाले नेता थे, क्या कहते हैं, जो उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको जो स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटा दिया गया, शशि थरूर जी को। तो आप ये देख सकते हैं कि आखिर बीजेपी के पास मोदी जी हैं, योगी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है, तो अगर वो कहीं भी चुनाव होता है और बीजेपी उनका यूज करती है तो इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस के पास भी है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कैसे गए, मधुसूदन मिस्त्री कैसे गए, या फिर सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कैसे जाते हैं? क्यों नहीं गुजरात के लोकल लीडर्स जो हैं केवल वही चुनाव करे, प्रचार वही करे? तो ये जो कहना कि मोदी हर जगह दिख रहा है, ये तो कोई तुक वाली बात नहीं। ये मतलब कहते हैं ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, कांग्रेस वही काम हर समय करती है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने। लौटूंगी आपके पास सर्वेश जी। राजीव पांडे बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सवाल मेरा यह है कि खबर मिल रही है मुझे अभी जो लेटेस्ट अपडेट मिला है, जो ब्रेकिंग न्यूज हमने चलाई है, वो ये है कि पहले चरण का चुनाव जो है वो पूरा हो चुका है। तो सर ये बताइए, क्या रिपोर्ट मिल रही है फर्स्ट पेज से जुड़ी हुई आपको? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपना रोड शो निकालने जा रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो भी सबने सुना। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी है उनको गाली देने वालों की। राजीव पांडे, ठीक है, राजीव पांडे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर सरेशवाला साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी सरेशवाला साहब, आप गुजरात की राजनीति को बहुत ही नजदीक से समझते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है ये भी हम जानते हैं। इस चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। जफर सरेशवाला को स्क्रीन पर लाएं। देखिए, ये जो चुनाव है ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी बीजेपी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, मिलियन माइल आगे, बहुत आगे कांग्रेस पार्टी है। बाकी कोई भी मैदान में नहीं है, वो दिख रहा है, ये ना, बाकी कोई नहीं है, ये वही। और गुजरात में ये हमेशा से रहा। इससे पहले भी एक रीजनल पार्टी आई थी जो बहुत वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, केशुभाई पटेल, जो चीफ मिनिस्टर थे, आरएसएस के बड़े आदमी थे। उन्होंने 2012 में अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़े, उनको 2 सीटें भी नहीं मिली थी। तो गुजरात की जो जनता है वो तो या तो बीजेपी को वोट करेगी या सेकंड में कांग्रेस है। तो ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल ये दो के बीच में है। बीजेपी बहुत बेहतर करेगी पहले के मुकाबले में। ठीक है, जफर सरेशवाला साहब, हमारे एक नहीं कई सवाल हैं इस बीच। मेरा सवाल यह है कि पीएम को लेकर के कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आप खुद भी सुन रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। कोई औकात बता देता है तो कोई रावण से उनकी तुलना कर देता है। क्या गुजरात की जनता इसे स्वीकार पाएगी? जफर साहब, बिल्कुल, देख, यानी जनता नहीं, कोई भी नहीं स्वीकार। यानी देखिए, आपको ये एक समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है। ये जाति लड़ाई तो है नहीं, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज कांग्रेस पार्टी शुरू में भी, आपने 2014 के वक्त देखा था कि चाय वाला के चाय की जो बात कही थी, उसके बाद नीच और जो तरह तरह की जो बातें मोदी साहब के लिए कही थी,
तो वो मोदी साहब के एडवांटेज में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए कि देखिए, आपका लैंग्वेज का स्तर जो है वो तो एक मेंटेन होना बहुत जरूरी है। मुखालिफत अपनी जगह पर, पॉलिटिकल एडवर्सरी है, आप उनकी मुखालिफत कीजिए, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज को लो कर दी या जो जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं अपशब्द इस्तेमाल किए, तो ये नुकसान होगा उन्हीं लोगों को जो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो गुजरात के सियासी दंगल में रावण पर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य आयोजन किया गया इस रोड शो का और बड़ी तादाद में यहां पर जनता पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। ये मोदी मैजिक ही तो है जवाब। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। अभी भी नहीं स्वीकारेंगे आप? नहीं, देखिए क्या है, इस पूरे चुनाव को मैं जिस तरीके से देख पाया और समझ पाया, इसमें दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग लगी। एक तो मुद्दा मुझे लगा कि जो मुद्दों की बातें होना चाहिए थी वो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। दूसरी मुझे जो है वो नेता विहीन भी लगे, सिवाय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के अलावा दूसरा कोई चेहरा भी नहीं है। अगर मैं गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करूं तो आम जनता से अगर आप पूछेंगे कि आज मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है, हो सकता है वो नाम भी ना बता पाए। जब आप बात करते थे 2017 के अंदर मैनिफेस्टो लेकर के आए थे तो आपने कहा था 2022 के अंदर जो है वो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो क्या आज सवाल नहीं पूछना चाहिए कि किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है? जब आप जीएसटी लेकर के आए थे और आपने कहा था कि मास्टर स्ट्रोक हमने मार रखा है, तो आज जीएसटी के नाम पर आप व्यापारियों के बीच जाके कहेंगे कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, हम जीएसटी लेकर के आए, हमें इसके लिए वोट दो। जब आप लेकर के आए थे नोटबंदी, आपने कहा था मास्टर स्ट्रोक मार दिया है हमने और अर्थव्यवस्था जो है 5 ट्रिलियन के तक पहुंच जाएगी। तो आज आप मांग रहे हैं नोटबंदी के नाम पर? नहीं मांग रहे। आप किसान कृषि बिल लेकर के आते हैं फिर वापस लेते हैं, तो आप बता पाएंगे कि किसानों के लिए हित में आपने क्या काम करा? बेरोजगारी के नाम पर जो युवा दर दर भटक रहा उसके नाम पे आपने वोट मांगे? नहीं मांगे। आप कहते थे जब भी वोटिंग करने जाना तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। तो आज जनता क्या सिलेंडर को नमस्कार करके वोटिंग करने जाएगी? क्योंकि 450 रुपए का सिलेंडर तो महंगा लगता था, आज जो है 1100 के पार है। तो सस्ता लग रहा है या महंगा लग रहा है? महंगाई के ऊपर अगर बात और वोट डालने की बात आएगी तो चुनाव प्रचार के अंदर यह भी कहना चाहिए कि हमने जो है महंगाई घटाई है। आप बात कर लीजिए उसके ऊपर। लोगों के पास मुद्दा क्या है? आप रोड शो बात करें, लेकिन विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं कि मुझको ये बोल दिए, वही इमोशनल कार्ड जो आप खेलते चले आ रहे हैं। कब तक आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे? मुद्दों की बातें कहां गई हैं? जनता मुद्दों के ऊपर वोट करती है, इमोशनल कार्ड के ऊपर नहीं करती। ठीक है, राजीव पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से है। राजीव पांडे, भीड़ देखकर के तो आप लोग बहुत खुश होंगे, काफी खुश होंगे, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन जो जवाब ने सवाल खड़े कर दिए हैं उन सवालों के जवाब क्या होंगे? राजीव पांडे। देखिए, कुछ लोगों को आदत है अनर्गल प्रलाप करने की, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए बार बार ये जितने भी लोग कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए। आरोप है तो राजीव पांडे जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं। ये बार बार कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्या 27 साल से एक जनता जो वोट दे रही है वो तो असेसमेंट करने के बाद जनता वोट दे रही है ना? क्या पर कैपिटा रोड जो है, क्या जो लॉ एंड ऑर्डर जो गुजरात का है, क्या जो पर कैपिटा इनकम गुजरात का है, ये किसी भी प्रदेश से कंपेरेबल है क्या? इवन मैं कह रहा हूं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से भी कंपेरेबल नहीं है। 27 साल से जो काम हो रहा है, क्या वहां पर देश से लोग नहीं जाकर के काम करते हैं? क्या उनका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है, जिस पर कैपिटा जो इनकम है, उस सबको आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुजरात में 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। जहां तक एक दूसरी बात है, बार बार इनका कहना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुन करके आती है, मैं बताता हूं किस मुद्दे पर चुन के आती है। आप जो पर डे रोड बनाने की जो प्रक्रिया है, जो इंडस्ट्रियलाइज की प्रक्रिया है, आज पूरी दुनिया में सबसे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया में हो रहा है। इसके बाद भी कुछ लोगों को काम है और आज ये कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेला। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाजपा के एजेंट है कांग्रेस में? क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ये मुद्दा खड़ा होकर के आया? आप जवाब एक एक करके बात रखेंगे। आप मेरी पूरी बात होने जाने दीजिए। मेरा सिंपल मानना है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बीजेपी के कहने पर स्टेटमेंट दिया? क्या मणिशंकर अय्यर बीजेपी के एजेंट थे?
जो क्या सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोल दिया। मेरा कहना है चुनाव हो रहा है ना, आप अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाइए। हमें जो सही लग रहा है उसके बीच में कौन बोल रहा है, देखिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन बयानबाजी के ऊपर भी बात कर लीजिए। मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलना। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा गया था, उसके ऊपर भी बात कर लीजिए। रेनकोट पहन करके कौन नहाता है, उसने किसने कहा था, उसके बारे में बात कर लीजिए। फिर आप बोलिए, ये क्या तरीका है? ये कोई डिबेट का गजब बात है, आप एक तरफा वन साइडेड बात करेंगे, दूसरी तरफ भी है। सदन के अंदर क्या बोला गया था, आप बोल लीजिए महिलाओं के सम्मान के लिए, अगर आप यहाँ पर बात हो रही है। कहना है कि भारतीय जनता आप पार्टी सदन के भीतर राजीव पांडे को आपके बात में वो नहीं बोले थे, बीच में किसी को बोले सुन लीजिए। क्या नॉनसेंस है ये? मेरा कहना है जब कोई बोल रहा है, मैंने किसी के बीच में एक शब्द भी बोला क्या? बात पूरी कीजिए आपने राजीव मुझसे पांडे। सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जहां तक है कि लोकसभा में कहने की बात चल रही है, आप मोदी जी का स्टेटमेंट दोबारा चला दीजिए, आज हर चैनल पे चल रहा है। मोदी जी ने किसी को शूर्पणखा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि रामायण काल के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनाई दी। अब क्या है, जब आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री बोलिए, सारे कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं कि हमें बोल रहे हैं। अब उन्होंने कुछ कहा कि ऐसी हंसी सुनाई दी तो उनको शूर्पणखा दिखाई दिया। इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, हमारे लिए उसका डे है। और जहां तक एक लास्ट लाइन, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में 5 साल के बाद ना हम जनता के बीच में जाते हैं, और जनता के बीच में अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमें हटा देगी। लेकिन 27 साल से लगातार चल रहा है शासन। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये गुजरात की जनता को गाली दे रहे हैं कि गुजरात की जनता गलत तरीके से अपने नेताओं का चुनाव कर रही है। क्या ये कहना चाहते हैं? इन्होंने आज प्रधानमंत्री जी को गाली दी, इसके बाद ठीक है राजीव पांडे मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार मैं दर्शकों को तस्वीरें जरा बता दूं, अहमदाबाद से ये लाइव रोड शो दर्शक हमारे अभी इस समय देख रहे हैं, और दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हजारों हजार की तादाद में लोगों में जोश उत्साह देखिए। लोग अपने हाथ में मोबाइल फोन लेके, ये बीजेपी के समर्थक या फिर कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, वो एक साइड होंगे, लेकिन दूसरी साइड इसको स्वीकारना होगा कि जनता भी आई है, और जनता ऐसे आई है, हाथ में मोबाइल फोन लेकर के आई है, एक सेल्फी, एक फोटो लेना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और मोदी लगातार सबका अभिवादन करते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, भव्य रोड शो, और ऐसे में 50 किलोमीटर कोई भी एरिया को खाली नजर नहीं आ रहा होगा, कोई भी एरिया ऐसा नजर नहीं आ रहा है जहां पर लोग कम है, और कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार ही है, प्रेम ही है जो नजर आ रहा है वहां की जनता में। डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं सीधा डॉली का रुख करूंगी। डॉली के पास में जाऊं, उनसे पहले मनोज मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनोज जी कहिए। नहीं, असल में 27 साल से वहाँ भाजपा है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि वहाँ जो सामने दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जो उससे पहले लंबे समय तक वहाँ शासन करती रही, अब वो भाजपा को हराने में अक्षम हो रही है। और जैसा चुनाव आपने कहा, बंगाल में भी प्रधानमंत्री की रोड शो में इसी तरह की भीड़ थी। ये तो उनका गृह राज्य है जहाँ वो लंबे समय तक खुद मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के राजनीति में ताकतवर बनने के बाद भाजपा ने जो रणनीति बदली है उसकी एक झलक हम गुजरात में देख रहे हैं कि एक साथ चुनाव प्रचार पूरी ताकत से करना और हर जगह अपना प्रेजेंस साबित करना। जैसा अभी इससे पहले चर्चा हो रही थी मुद्दों की, मुद्दे होंगे, मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम चीजें हैं। ये कांग्रेस को किसने मना किया उठाने से? भाई आप उठाइए ना, लोगों तक जाइए। हम भी ये चाह रहे हैं कि इस देश में सुराज्य हो स्वराज्य के बाद, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप ये बात लोगों तक सही में पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये सरकार रोजगार नहीं दी, ये सरकार वादा खिलाफी की। अब चुनाव हो रहा है और कांग्रेस के बड़े नेता गायब हैं। भाई भाजपा के सारे नेता A to Z पहुंचे हुए हैं गुजरात। दिल्ली में नगर निगम चुनाव हो रहा है, वहाँ 50-50 रोड शो एक दिन में हो रहा है। गुजरात तो राज्य विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? जो पार्टी इस देश में सबसे ज़्यादा हुकूमत की, जो गुजरात में भी वो सबसे ज़्यादा हुकूमत की, उस पार्टी के नेता आखिर गए कहाँ? तो इसलिए ये दोष, अगर उनके कमजोरी का फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है तो भाजपा अपनी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करेगी। अब इसका परिणाम तो ये नहीं हुआ कि आप प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करें या किसी भी के लिए आप शब्द कहें। राजनीति में एक मर्यादा तो कम से कम न्यूनतम पालन किया जाना चाहिए, ये हम सब की अपेक्षा है। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है।
लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। और अगर आपकी बातों कई बातों का सामने वाला फायदा उठा ले रहा है तो इसमें तो आपकी कमजोरी है। आप उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाइए और उनसे कहिए, जनता आपकी बात इस तरह से समझाइए कि वो माने और वोट करे आपको। ऐसा होता बहुत नहीं दिख रहा है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी के पास मैं जाना चाहूंगी। सर्वेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप भी मेरे साथ स्टूडियो से देख ही रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, आप सभी देख पा रहे हैं, कुछ जवाब भी है यहाँ पर, प्रेम जी सभी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। ये दिखाता नहीं है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तो मजबूत छवि दिखाते ही हैं, विदेशों में भी दिखाते हैं और दिखती है, सब उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन होम ग्राउंड पर भी जो उनका अपना क्षेत्र है वो वहां पर भी उतना ही मजबूत है आज भी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मोदी में गुजरात और मोदी में हर हर घर मोदी, घर घर मोदी जो नारा है वो अगर कहीं पे असली में देखना है तो आप गुजरात चले जाइए। किसी से भी बात करिएगा तो भाजपा नहीं, हमें मोदी को जिताना है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, संसद का चुनाव हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का जो जादू है वो गुजरातियों के सर चट के बोलता है। रही बात मुद्दे की या किसी भी चीज़ की आप बात कर लें तो देखिए, आज नया डेटा आया है जीएसटी कलेक्शन का। अभी जो रिकॉर्ड 1,45,000 लाख करोड़ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है और ये 11% की वृद्धि है। पिछले साल इसी महीने में 1.31 लाख करोड़ की कलेक्शन हुई थी। तो क्या यह जो जीएसटी लाया गया, इससे क्या जीएसटी के जो पैसे सरकार के पास आते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्या वो जनता के हित के में काम खर्च नहीं होती है? तो गुजरात में मोदी जी का जलवा रहेगा ही रहेगा। चाहे आप किसी भी लीडर को देख लीजिए, अभी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को ही देख लीजिए, वो भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, वो चल रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आके मिल रहे हैं। मेधा पाटकर गई वहां पे उनके साथ, आज सोरा भास्कर का भी ट्वीट आया है, उस भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से किया गया है, वो भी जुड़ रही है। तो जब लोग वहां आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मोदी जी के रोड शो में या भारत बीजेपी के किसी भी नेता, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हो, जाके वहां प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को, उसके सहयोगी मतलब कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित लोगों को इसमें समस्या क्यों आ रही है? ये हर एक नेता का। बंगाल में जब चुनाव था तो ममता बनर्जी का आप देख लेते, पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की, वहां पे अरविंद केजरीवाल के भी रोड शो हो रहे थे, उसमें भी लोग जुड़ रहे थे। तो क्या मोदी अगर कर रहे हैं रोड शो, वहां पे वो 13 साल वहां पे वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां पे उनका अपना गृह राज्य है, तो इसमें दूसरे को समस्या क्या है? ये तो बताइए। बता रहे हैं कि जो पिछले 8 सालों में केंद्र में सरकार रही और 27 सालों के अंदर जो है गुजरात के अंदर सरकार रही, वो जो काम करे हैं उन्होंने मास्टर स्ट्रोक वाले, भाई, वो काम नहीं गिनाए जा रहे हैं। तो वो ये नोटबंदी नहीं बताई जा रही कि देश हित में नोटबंदी जो है वो जरूरी थी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आज काला धन खत्म हो गया देश के अंदर? कौन उद्योगपति है जिनका कर माफ करा जा रहा है? अरे ये भी तो समझ लो, वो उद्योगपति बताइए, वो उद्योगपति भी गुजरात से आते हैं जिनका कर माफ करा जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन लेकर के उनको उद्योगपतियों का जो है कर भी माफ करा जा रहा है, उसके बारे में बताइए। कौन है वो 5 राज्यों का चुनाव था, यूपी में उत्तराखंड ने बीजेपी ने डेवलपमेंट के ही बल पे पासा पलट दिया। और एक जो कहते हैं नया इतिहास चला गुजरात के, यूपी में बड़ा बड़ा कर माफ करा जा रहा है। गरीबों की आप बात करिए, बताइए हंगर इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर आ गया, कहां से गिर करके, वो नहीं बताएंगे आप। जीएसटी कलेक्शन बताएंगे लेकिन हंगर इंडेक्स नहीं बताएंगे कि भारत जो है हंगर इंडेक्स के अंदर कहां पर आ गया। समस्या यही है। बेरोजगारी की बात आपसे कर लो, आप कूद करके भाग जाते हैं। आप किसानों की बात करो तो कूद करके भाग जाते हैं। बोले किसानों को ये बोला गया, कितने काम किए गए? आज किसानों को साल में 6,000 रुपया मिल रहा है। क्या ये चीज ये उनकी आय में वृद्धि नहीं करता है? 5 लाख रुपए जो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे लोगों को मिल रहा है, क्या वो किसानों को या गरीब लोगों को फायदा नहीं है? आप गाँव को इलेक्ट्रिसिटी
बोलता रहूंगा, आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं बिहार तो आप से हूँ, दिक्कत ये है, आप मेरे सुनना नहीं चाह रहे। गांव में रोड पहुंच चाचिए, चुका क्या है। अगर नहीं क्या सुनना वो चाहेंगे तो अगर ये बात बीजेपी होगी तो का फिर मैं काम भी नहीं निरंतर है? बोलता क्या रहूंगा, वहाँ पे बोलने जो से बात सरकार नहीं थी, है। उसने काम नहीं आप करवाया? जनता देख रही आप है, चाहे कुछ कोई भी कर लो। मुद्दों की बात जनता वो के हित में ना आपके भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी पार्टी के लोग कहाँ और थे? यहाँ पर सर्वेश गुजरात पाठक साहब कर चुनाव रहे हैं। में मैं बार उनको बार बात आना कर रहा चाहिए हूँ था। कि सिलेंडर अगर 1100 के मुद्दा पार है है, तो उठाना उसके बारे चाहिए में था। बात करिए तो नहीं करेंगे आकर मुद्दा है तो के। मैं उठाना बात कर चाहिए रहा था। हूँ कि आपने बेरोजगारी क्यों नहीं हिंदुस्तान में उठाया? कितने परसेंट है, आपका उसकी किसी बात ने नहीं कर हाथ रहा है। बांध मैं दिया पूछ था रहा हूँ क्या? जीएसटी हिंदुस्तान में लेकर के GST आए का गए, record जीएसटी collection के है बारे यार। में क्यों नहीं बता रहे कि GST जीएसटी एक मास्टर कुछ स्ट्रोक पढ़ था। लिख के आया किसानों करो। की आय आप कह रहे थे GST 2022 का में record collection 2 गुनी हुआ हो है। जाएगी, किसानों की मैं आय बार-बार 2 गुनी कह नहीं रहा हुई। हूँ मैं कह रहा हूँ नोटबंदी डिबेट के नाम में पे आने आपको से वोट पहले मांगने चाहिए थोड़ी थे, बहुत आपने पढ़ाई नहीं लिख- मांगे। आपके ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, चलिए गुजरात सरकार पे कितना कर्ज है? लिया करो भाई। गुजरात सरकार पे कर्ज कितना है? GST का record अरे collection गुजरात सरकार हुआ पे है। कर्ज कितना है वो बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ गुजरात सरकार पे कितना कर्ज हो गया? अरे आप बात कर्ज करिए, हो गया तो गुजरात जो राज्य गुजरात है, सरकार के वो ऊपर काम करने के लिए अरे जनता मैं की पूछ रहा हूँ भलाई के लिए गुजरात कर्ज सरकार के होगा ही ऊपर होगा। कर्ज कितना है? इसमें कौन सी गुजरात बात है? सरकार ने क्यों 6000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उसके बारे में बताइए। आप आपकी शिक्षा नीति ये वहां पर ठीक है, कैसी है उसके बारे ठीक में है, बात कर लीजिए। ठीक है, कौन सी जवाब बात और सर्वेश, मूल मुद्दों जवाब- की बातें नहीं होंगी, गोल गोल जलेबी की ठीक तरह है। घुमाएंगे और निकल जाएंगे। यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी। मनोज मिश्रा जी से सवाल है मेरा अगला। और वो एक मनोज दूर मिश्रा जी के दूर पास मैं जाना चाह रही हूँ। जा रही है। मनोज मिश्रा जी से सवाल है मेरा। मनोज मिश्रा जी, अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, आज के फेज से जुड़ा हुआ जो अपडेट मिला है, ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, आप जानते ही है पूरा हो चुका है फेज और कितना परसेंट चुनाव हुआ है ये भी आ चुका है डेटा। 2017 के चुनाव में इन सीटों पर 67.30% मतदान हुआ था और आज अभी तक का जो डेटा आया है वो इन सीटों पर 56.75% है। हालांकि अभी थोड़ा सा बदलाव संभव है, लेकिन आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बदलाव होगा। असल में होता क्या है कि चुनाव आयोग 5 बजे जो चुनाव समाप्त होने के बाद जो सूचना हम सब लोगों को देती है वो कायदे में 1 घंटा पहले का होता है। बाद में भी बहुत सारी जगह लाइनें लगी रहती है। चुनाव में ये नियम है कि मतदान तो 5 बजे तक है, लेकिन अगर जो लाइन में लगा हुआ है उसको बाद तक वोट देने, तो मुझे लग रहा है कि 67 तो नहीं, लेकिन उसके थोड़ा सा आसपास के आसपास पहुंचेगा मतदान। और अब ये सब चीज़ें मैंने ये सब पहले हम लोग अनुमान लगाते थे कि ज़्यादा मतदान हुआ तो जो सरकार में है उसके खिलाफ होता है, कम हुआ तो उसके पक्ष में होता है। मुझे लग रहा है ये सब थ्योरी अब फेल हो चुकी है। कई बार ऐसा भी होता है कि मतदान खूब हुआ और पता लगा जो सत्ता में है दल वही जीत गया फिर से। कई बार ऐसा भी होता है कम मतदान हुआ वो हार गया। अभी जो स्थिति गुजरात की दिख रही है, अभी तो आधे से कम सीटों पर मतदान आज हुआ है। ठीक है। और जवाब का मैं रुख करूंगी। जवाब ने बहुत सारे सवाल उठाए, इस बीच जवाब से अब मेरा सवाल यह है, जवाब आप बार बार बात कर रहे हैं मुद्दों की, तो मेरा सवाल यह है कि फिर क्या जनता इन मुद्दों को नहीं समझ पा रही है? जनता आखिर मोदी के नाम पर वोट क्यों कर रही है? फिर मुद्दे सिर्फ आप ही लोग को समझ में आते हैं क्या? देखिए, नहीं, जनता बखूबी मुद्दों को जानती है और मुद्दों को समझती है। मैंने ये नहीं कहा जनता नहीं समझती, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। आप 27 साल में आपने 27 साल में जो काम करे हैं वो जनता के बीच काम को पहुंचा रहे नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो आपको फिर अपने चीफ मिनिस्टर बदलने की क्या जरूरत थी? क्यों आपने बदल दिए? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस सुनिए, कोरोना काल में जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, जनता के बीच खासी नाराजगी थी गुजरात के अंदर भी, ये जानते थे इस चीज को। और माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं, जमीनी सतह के नेता हैं, वो जानते हैं कि गुजरात के अंदर या देश के अंदर किस तरीके के नैरेटिव रखना है। चेहरा बदला भी तो जाहिर सी बात है कि वो जनता को तरजीह ज्यादा दे रहे हैं, काम को तरजीह ज्यादा दे रहे हैं। जनता के बीच जो नाराजगी है, 11 मंत्री हैं, कोई मंत्री आकर के अपने कार्य के नाम पर वोट नहीं मांग रहा। वोट किसके नाम पे मांगे जा रहे हैं? वोट किसके नाम पे मांगे जा रहे हैं? मोदी जी। एमसीडी में भी क्या मोदी जी लड़ेंगे? दिल्ली एमसीडी के अंदर नेता विहीन है। भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन हो चुकी है। गुजरात के अंदर भी कोई नेता नहीं मांग रहा अपने नाम पे। जो कमियां और जो मुद्दे विपक्ष बार बार गिनवा रहा है, पिछले 27 सालों में भी गिनवाए, आखिर वो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि जनता तो मोदी के नाम पर ही वोट किए जा रही है। देखिए, यही जनता पहले जब बीजेपी का रिजीम शुरू हुआ 95 से पहले तो 30 साल तक कांग्रेस को वहाँ सत्ता में रखी हुई थी, यही जनता थी। ये गुजरात का नेचर है। तो इसको अगर कांग्रेस की विफलता के रूप में देखते हैं तो उससे पहले कांग्रेस के अपोनेंट्स विफल थे। मैं आज की जो आप डाटा रख रहे हैं चुनाव का, जो अब मतदान का प्रतिशत है, ये उत्साह जो भीड़ में दिख रही है नरेंद्र मोदी जी की रैली के साथ,
ये तो चुनाव में वोटिंग में वो ये उत्साह नजर ही नहीं आ रहा है, ये उत्साह नजर नहीं आ रहा है। घर बैठ गए लोग, क्यों नहीं वोट देने निकले? लोग सेल्फी लेने आए हैं। प्रेम कुमार जी आप खुद देख रहे हैं, लोग सेल्फी लेने आए कह रहा हूं, लोग ताली बजा रहे हैं। ये उत्साह मतदान में नहीं दिख रहा है। वोटिंग क्यों नहीं दिख रहा परसेंटेज जो है कम हो गया। पिछले बार 68% वोट था, इस बार अभी 56 है। थोड़ा बहुत सुधार होगा लेकिन काफी फर्क रह गया। वोट क्यों गिर रहा है? ये सरकार के प्रति उदासीन क्यों हो रहे हैं मतदाता? इसको देखने की जरूरत है। प्रेम जी ने गंभीर सवाल पूछ लिया। राजीव पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी आप ही का सवाल ले लेती हूँ। ये वो पूछ रहे हैं कि जो उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में राजीव पांडे नजर आ रहा है, वो आखिर वोटिंग परसेंटेज में क्यों नजर नहीं आया है अब तक? राजीव पांडे जी, फाइनल नंबर जब आएगा तो ऑलमोस्ट जितना पिछली बार था उतना तक जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं इनको एक बात बता दूं, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी 135 सीट से ऊपर चुनाव जीत रही है। मे भी 140 भी पार कर जाए। लोगों ये बार बार जो आपके पूरे पैनल पे जो लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काम नहीं किया। क्या काम किया? अरे क्या काम किया भाई? काम नहीं किया तो वोट क्यों दे रही है जनता? लेकिन दूसरा सवाल ये भी था, शायद आप बीच में सुन ना पाए हो राजीव पांडे जी, दूसरा सवाल ये भी था कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दूसरा और कौन चेहरा है गुजरात में? देखिए, ये इनको देखिए, एक जमाना था कि कह रहे थे कि अटल जी के बाद कौन चेहरा है, अडवाणी जी के बाद कौन चेहरा, अभी मोदी जी चेहरा है। अभी आपने देखा होगा कि योगी जी की रैलियों में क्या भीड़ थी, अमित शाह जी की रैलियों में क्या भीड़ थी। ये कहना इनका क्या है ना, देखिए कोई भी तरीके से कोई अनर्गल प्रलाप करना है। मेरा कहना है 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा और उस समय हमने क्या काम किया है। एक मिनट रुक जाओ भाई, जब बोलते हो मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मेरा क्या कहना है, ये प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि ये जो आपके चैनल पर दिख रहा है कि जो लोगों का समर्थन दिख रहा है, ये वोट में तब्दील होता है हर बार। अदरवाइज मुझे बताइए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई लेकिन वोट प्रतिशत 1.5%, 1.5% वोट बढ़ गया। 14 में 26 में 26 सीट, 19 में 26 में 26 सीट। इससे पहले 27 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। इसका मतलब दो बात है, एक बात आप समझ लीजिए कि काम हो रहा है और मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है, भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंटैक्ट है। अभी प्रेम कुमार जी ने कहा कि 30 साल पहले कांग्रेस को भी शासन था। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उस समय बीजेपी अपने इमर्जिंग फेज में थी। हमारी पार्टी की स्थापना 80 में हुई और इमर्जिंग फेज में 89 के बाद से आप देख लीजिए कि क्या परिस्थिति है। और एक बात आप जान लीजिए, उस समय कोई क्रेडिबल अपोजिशन नहीं था कि कांग्रेस को लोगों ने समझाया वही कांग्रेस है, गांधी जी वाली कांग्रेस, महात्मा गांधी वाली। बाद में तो नकली कांग्रेस बन गई, उसके बाद इंदिरा कांग्रेस हो गई। धीरे धीरे लोगों में जब समझ में जब यह बात आ गई तो अब देखिए कांग्रेस की हालत क्या है, यूपी में क्या है, बिहार में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, गुजरात में क्या है। क्योंकि अब वो पहले कुछ चुनाव तक तो उनको इसलिए वोट मिलता रहा कि लोगों को गलतफहमी हो गई कि महात्मा गांधी लेकिन प्रेम कुमार जी तो कह रहे हैं कि ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। जनता को मुद्दे समझ में आ रहे हैं। लास्ट में एक लाइन कहना चाहता हूं, बिना डिलीवरी के बिना आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। हर सरकार जो बाउंस बैक करती है, आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई कारण है जिसके कारण से जनता ने उनको। अभी आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से 80 के करीब पहुंची है। यह हमारा अचीवमेंट है। हो सकता है कि हमारे में कुछ कमी रह गई हो कि हम उस सरकार को डिफीट नहीं कर पाए हों, लेकिन हम अगली बार अपनी पूरी ताकत से जो ममता बनर्जी की जो कुनीतियां है, पूरी उनकी सरकार की जो गलत नीतियां है, उसको लेकर के जाएंगे। आज कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा पर कोई हमला के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कोई करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। तो जाकर के बोलते हैं रावण, ठीक है, अब रावण बोलो, अब जनता आपको रावण बनाएगी। 8 तारीख को देख लीजिए कि गुजरात की जनता ने किसको रावण डिक्लेयर किया। सुना जवाब आपने, वो कह रहे हैं, राजीव पांडे कह रहे हैं कि बाउंस बैक होने वाला है, बाउंस बैक होने वाला है। बाउंस बैक पिछली बार होते होते रह गया था, और वो क्या था कि आप जो है सेंचुरी भी नहीं क्रॉस कर पाए थे, 99 तक ही पहुंच पाए थे। और वो जनता की निरंतर जो है वो आप तक पहुंच रही है वॉइस, लेकिन आप उसको जो है इग्नोर करते हैं। आपके साथ समस्या यह है,
आप कोई भी जनता की डेवलपमेंट आवाज के को लिए जो है वो इग्नोर कर देते हैं। आप सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार के अंदर सबसे ज्यादा लगाते हैं। 24/7 ही माननीय प्रधानमंत्री जो है प्रचार प्रसार के अंदर रहते हैं। लेकिन जब आप मूल मुद्दों की बातें आती हैं, जब लोगों की बातें आती, उसके ऊपर आप जो है बैकफुट पे चले जाते हैं। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, किस तरीके से जनता के मुद्दों का एक भी सवाल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के स्पोकपर्सन ने नहीं लिया। मैं पूछ रहा हूँ आपसे बार बार, क्या सिलेंडर को नमस्कार करके जाने वाले लोग चुनाव के अंदर जाकर के वोट करेंगे या नहीं करेंगे कमल के ऊपर? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था, ये मेरा तो नहीं है। उस वक्त प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, आकर के रोज कहते थे कि वो स्मृति ईरानी जी आती थी, रोज जो है चूड़ी बांध के डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजती थी कि सिलेंडर लेकर के चौराहे पे बैठती थी कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। आज वही जनता है, आज 1100 के पार है भाई सिलेंडर, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। दूध जो है महंगा होता चला जा रहा है, उसके बारे में बात नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ आपके घरेलू, आप बात नहीं करते। जिस तरीके से खाने का तेल एकदम से महंगा हुआ, उसके ऊपर बात नहीं करते। यही तो कह रहे हैं जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से बात करी गई, तो आप उस पर बात नहीं हो गई। हाँ, 100 रुपए के नीचे आ गया होगा, 90 रुपए में आ गया होगा, अब तो फ्री में बट रहा। इन्होंने तो इतनी तरक्की कर दी है देश के अंदर, शायद कुछ दिनों में सरकारी गाड़ी घूमेगी, और अगर कोई ग्रेजुएट होगा तो उसको सरकारी गाड़ी पकड़ करके ले जाएगी कि चलो 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 तुमको नौकरी देते हैं। हाँ, नौकरियां तो ऐसी बढ़ रही हैं कि बेरोजगारी हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है, महंगाई हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है। आप बात कर लिए 60 रुपए का पेट्रोल और डीजल, वो महंगा हुआ करता था साहब, लेकिन आज जो है वो 98, 90, 95 के पास है, सस्ता है साहब। घर घर में जो है आप देखिएगा जा करके पेट्रोल और डीजल फ्री में बट रहा होगा, और घरेलू गैस तो आपने हर जगह फ्री पहुंचाई दी होगी, क्योंकि नाले से गैस बन जाती है, और चाय के उसमें जो है पकौड़ा बन जाती है। नया रोजगार है साहब। भारत 24 के स्टूडियो में इसी तरीके से चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है, लेकिन समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो निकल रहा है, 50 किलोमीटर लंबा रोड शो निकल रहा है, जिसकी तस्वीरें भारत 24 आगे भी आपके सामने रखता रहेगा। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भारत 24।